बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एजुकेशन फॉर ऑल के फोरम से आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम जैसे कि आपके साथ मैंने लास्ट टाइम तज़किरा किया था पिछली वीडियो में कि एडीबी पार्ट 2 की जो इंग्लिश का पेपर है, यानी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट में इंग्लिश कंपलसरी है, उसकी मैंने आपसे तज़किरा किया था कि हम 8 वीडियो का एक सेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस सिलसिले में जो इसकी पहली वीडियो है जिसमें मैं आज आपके साथ 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले मॉडर्न एसेज इन प्रोज यानी वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो नावल के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स, बाकी जो सिलेबस है जो कि आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर करना है बिलखसूस, और वो स्टूडेंट्स जो एनुअल 2023 की अंग्रेज़ी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बिलअमूम जो है ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले 3 मॉडर्न एसेज जो हैं जो इन माय व्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हम उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में शामिल जो पहला मॉडर्न एसे है उसका नाम है पाकिस्तान एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। इसका जो राइटर हैं इनफैक्ट राइटर नहीं है, इसको ये ख़ताब था दरअसल लियाकत अली ख़ान का, जो कि उन्होंने 1951 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है कैंसास यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में जब उनको एक ऑनर के तौर पर वहाँ पे चीफ़ ऑफ गेस्ट के तौर पे वहाँ पे लिया गया था, उन्होंने वहाँ पे एक ख़ताब किया था वहाँ पे अमेरिका की सिविल सोसाइटी के साथ, और बहुत से जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। उस ख़ताब में उन्होंने ये टाइटल जो है वो चुना था, ये उन्वान चुना था अपनी तकरीर का, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी क्या मुराद पाकिस्तान और जदीद दुनिया। तो ये उन्होंने एक टॉपिक जो है वो चुना, और उन्होंने इसमें सबसे पहले तो उन सर्कमस्टेंसेस पे यानी उन हालात पे रोशनी डाली जो कि पाकिस्तान की तख्लीक का बायस बने। हमारा इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो यही है कि व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी वो कौन से हालात थे जो पाकिस्तान की तख्लीक का बायस बने। अब हम इसका थोड़ा सा आंसर मैं आपके साथ ब्रीफिंग उसकी आपको दे देता हूँ। लियाकत अली ख़ान ने अपने ख़ताब के दौरान बताया कि हिंदू और जो मुसलमान हैं वो 2 अलग कौमें हैं, सेपरेट कौमें हैं, फ्रॉम इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ हमारी बुद्धबाश हिंदुओं और मुसलमानों के आपस में मिलती है, वरना उनका जो मज़हब है वो एक दूसरे की ज़िद है, उनकी जो मईशत है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो तसव्वुरात हैं वो और हैं। जैसे वहाँ पे सूद जो है वो हलाल है, लेकिन इस्लाम के अंदर जो सूद जो है मुसलमान इसको हराम करार देते हैं। और इसी तरह जो है वो हम कई खुदाओं का हिंदू जो है वो कई खुदाओं की पूजा करते हैं, जिन वो पॉलीथीस्ट है, और जबकि मुस्लिम जो है वो मोनोथीस्ट हैं, वो एक खुदा को मानते हैं। और शिरक है, और इस्लाम जो है वो शिरक को तोड़ के फैला है। तो यूँ एक हम ये देख सकते हैं कि जब उनके जो रिलीजियस जो आपस में जो उनका जो एक रिलीजियस एक तज़ाद है वो बहुत ज़्यादा वास्टर है, तो लिहाजा ये दोनों कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती थी, इसलिए पाकिस्तान जो है वो अलग से तख्लीक करना पड़ा। और इसके अलावा समाजी पॉइंट सोशली भी अगर हम देखते हैं या हम सोशली इस तनाज़ुर में भी देखते हैं तो हमारे जो रसूमात हैं, जो कस्टम्स हैं वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द हिंदूज़, इनका भी उन्होंने कुछ जिक्र किया। तो यूँ जो है लियाकत अली ख़ान ने अपनी इस तकरीर में वो हालात जो है वो बयान किए जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अलग जो है वो तख्लीक किया गया, बनाया गया, उसका मुतालबा किया गया। इससे रिलेटेड जो है वो मेरी जो बुक है एडीबी पार्ट 2 इंग्लिश की, जो मैंने आपके लिए शॉर्ट सिलेबस के साथ जमील सीरीज़ फॉर नोट्स के नाम से जो वो शाया की हुई है, 3-4 साल से आप उससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। और उसके अंदर मैंने ये बहुत ही आसान ज़बान और ईज़ी टू अंडरस्टैंड और ईज़ी टू लर्न सेंटेंसेस में मैंने उनको पॉइंट आउट किया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए, आप इसका इस्तेमाल वहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि तकरीर के आखिरी हिस्से में लियाकत अली ख़ान जो है वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे अमेरिका से और वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लियाकत अली ख़ान फ्रॉम अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जाहिर बात है लियाकत अली ख़ान ने ये तमाम तर जो केस है उनके सामने इसलिए रखा कि पाकिस्तान जो एक नया लिबरेट हुआ या आज़ादी पाने वाला मुल्क है, और बरसों की या सालों की एक गैर मुल्की तसल्लुत की वजह से, फॉरेन डोमिनेशन की वजह से ये खित्ता जो है वो पीछे रह गया। और साथ उन्होंने ये भी बराबर कहा कि पाकिस्तानी जो है एक डेडिकेटेड कौम है, लगन वाले कौम है, मेहनती कौम है, दे हैव द टैलेंट टू लर्न ऑल द टेक्नोलॉजिकल स्किल्स
एंड साइंटिफिक नॉलेज वी शुड बी गिवन टू देम। वो ये चाह रहे थे कि उनको वो जो टेक्निकल नॉलेज है और या जो अमेरिका का जो रिसर्च है जो जदीद साइंस में और टेक्नोलॉजी में वो शेयर करे, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भी शेयर किया जाए इस नॉलेज को। लियाकत अली ख़ान जो है वो हमारे मौजूदा हुक्मरानों की तरह पैसे नहीं मांगने गए, बल्कि वहाँ पे उन्होंने जो है वो सिर्फ उनसे टेक्नोलॉजिकल स्किल जो है और साइंटिफिक उनकी रिसर्च पर मबनी जो नॉलेज है उसकी शेयरिंग की बात की कि आप हमें शेयर करें, हमें ट्रेन करें, हम खुद ही अपने कदमों पे पाँव पे खड़े हो जाएंगे। तो यूँ लियाकत अली ख़ान की ये तवक्कुआत थी कि अमेरिका जो अपना किरदार अदा करेगा और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो जो है अपना किरदार अदा करेगी पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को ऊपर लाने में, और फिर उसी सूरत में ही पाकिस्तान जो है वर्ल्ड जो पीस है यानी जो आलमी अमन है उस पर अपना किरदार अदा कर पाएगा। ये मुख्तसरन स्टूडेंट्स इसके मैंने आपके साथ 2 सवाल जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। दूसरा जो मॉडर्न ऐसे है जी वो है जी एक्लिप्स। द एक्लिप्स जो है इस चैप्टर में वर्जीनिया वुल्फ नामी जो हमारी राइटर है जो नसर निगार है पोइटस हैं, उन्होंने एक वाक़या पेश किया है एक नेचुरल हैपनिंग का, यानी एक जो कुदरती वाक़या होता है नेचुरल तौर पे जिसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं, जिसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, उसका एक वाक़या जो है वो हमारे साथ एक दास्तान उसकी सुनाई है और जिसकी वो एक चश्मदीद गवाह भी थी। तो वो वाक़या जो है वो क्यों है कि साइंसी आलात की ईजाद के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि कबल अज़ वक़्त जो है वो मालूम हो गया कि इंग्लैंड के फ़लाँ इलाकों में, शुमाली इलाकों में, इंग्लैंड के शुमाली इलाके में इतने यानी 24 सेकंड के लिए मुकम्मल सूरज ग्रहण यानी कंप्लीट सोलर क्लिप्स जो है वो होने वाला है। तो ये कबल अज़ वक़्त चूँकि इस चीज़ का पता चल गया तो ये ख़बर जो है ये पब्लिकली यानी ये अवामी सतह पर यह खबर फैल गई, और इस वाक़े से एक रोज़ पहले यानी एक रात पहले वो जो हासिल बसल है, वो जो रौनक है, वो जो लोगों की एक्साइटमेंट है, वो जो लोगों का जोश व खरोश है, वो मुसन्फ़ा ने हमारे साथ शेयर किया है। मुसन्फ़ा कहती है कि देयर वाज नो फिक्स टी इन इंग्लैंड दैट नाइट। उस रात कोई सुकून नहीं था। एवरीबॉडी वाज इन पैनिक, एवरीबॉडी वांटेड टू गो टू दैट प्लेस। हर कोई वहाँ जाना चाहता था और सूरज ग्रहण का जो मंजर है वो लाइव अपनी आंखों से देखना चाहता था, क्योंकि उस ज़माने में कैमरे वगैरह तो इस तरह की चीज़ नहीं होती थी, सारी बात है कि जिसमें उनको वीडियोज़ बना ली जाए, कैप्चर कर लिया जाए। तो दे वांटेड टू सी दैट नेचर हैपनिंग विद देयर ओन आइज़। तो वो अपनी आंखों से इस मंजर को देखना चाहते थे। मुसन्फ़ा कहती कि मैं भी उनमें शामिल थी। एंड एवरीबॉडी वाज ऑन द मूव, हर कोई मूव पे था, कोई बसों में जा रहा है, कोई ट्रेनें ओवर क्राउडेड हो गई, और सब जो है ग्रोह बनाकर वो सारे के सारे जो हैं वो उस मंजर को देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। तो सुबह के वक्त जो है ये सूरज निकला और उस वक्त जो है वो लोगों की वहाँ पे रौनक का ये आलम था कि उन सब की लोगों ने अपनी इनफरादियत खो दी थी, और बल्कि सारे के सारे ही जनाब वो एक हो गए थे, और सब जो है वो एक ही सोच और एक ही चूँकि मकसद के तहत इकट्ठे हुए थे। तो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वाज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड क्यूरियस, और बड़ा मुतजस्सिस था, और बड़े तजस्सुस के साथ जो है वो बड़े बेसब्री के साथ जो है वो उन 24 सेकंड्स का वेट कर रहे थे जब मुकम्मल सूरज ग्रहण लगना था। तो दे वांटेड टू हैव द एक्सपीरियंस। और फिर सूरज ग्रहण लगा, सूरज निकला और बादलों में ऐसे लग रहा था जैसे वो बड़ी स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा हो, लेकिन इनफैक्ट वो बादल मूव कर रहे थे। और फिर जो है जब वो मुकद्दस 24 सेकंड उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे शुरू हुए तो अंधेरा सा हो गया, और उसमें जो कलर्स थे वो कुछ चेंज हो गए, कुछ चेंजिंग्स आ गई। जैसे जो पिंक कलर था, जो वाइट कलर था वो ग्रीनिश सा हो गया, और जो पिंक कलर था वो थोड़ा सा पर्पल कलर का हो गया, और यूँ जो कुछ कलर्स की जो तब्दीली है राइटर ने बताई है, वाइट कलर जैसे येलो कलर का थोड़ा सा तासुर देने लग गया। तो यूँ जो है मुसन्फ़ा कहती है कि सूरज ग्रहण का ये जो अमल है उसने 24 सेकंड के लिए ख़ुद अपनी आंखों से देखा, और थोड़ी सी सर्दी भी उन 24 सेकंड्स के जब वो इंक्रीज़ हो गई, और फिर उन 24 सेकंड के बाद जो है सूरज निकल आया, और फिर अपनी वो तरतीब के साथ और अपनी रूटीन के साथ जो है वो वक्त जो है वो गुजरने लगा। तो ये मुसन्फ़ा की दरअसल इसमें जो मुसन्फ़ा ने जिस तरह से दास्तान सुनाई है, इनफैक्ट वो लोगों की जो एक्साइटमेंट है, वो लोगों का जो जोश व खरोश है, वो इसके अंदर जो राइटर ने मुसन्फ़ा में जिस तरह की एक अच्छी प्रोज के साथ जो है एक अच्छी वर्डिंग के साथ जिस तरह से मुसन्फ़ा ने दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन हमारे लिए आमतौर पर इस तरह का क्वेश्चन टेक्निकल नहीं आता कि राइटर की जो प्रोज राइटिंग है वो बहुत शानदार थी, और जिस तरह से उसने ये जो दास्तान सुनाई है वो बड़ी ही लिटरेरी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट अपना एक मुकाम रखती है। बल्कि हमारे लिए इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि उस रात जो है या लोगों की एक्साइटमेंट जो है सूरज ग्रहण के लगने के हवाले से कैसी थी, यही इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरी बुक में मैंने लिखा हुआ है, आप वहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद जी तीसरा मॉडर्न ऐसे है जी हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न ऐसे, इस बार एनुअल में भी आया था और अगर आप चाहें तो इसे इसमें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा मॉडर्न ऐसे है जी विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, जिसे D.H. लॉरेंस ने लिखा है। विस्लिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है परिंदों का चहचहाना, द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स। इस ऐसे में हमारे बहुत मारूफ इंग्लैंड के शायर हैं और इसके अलावा ये नेचर के ऊपर लिखने वाले शायर थे और मजमून निगार भी थे। D.H. लॉरेंस जो है, तो उस D.H. लॉरेंस ने इंग्लैंड के अंदर जो है मौसम सरमा, यानी वहाँ पे जो विंटर सीज़न जो है उसकी तो डिस्क्रिप्शन दी है कि इंग्लैंड में मौसम सरमा कितने दौरानिए का होता है और किस तरह से ये तवील दौरानिए का मौसम जो है वहाँ पे जो मखलूक है, इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं और दरख्त है, उनके ऊपर किस तरह से असरात जो है वो छोड़ता है। एक तो इस हवाले से बात की है। और फिर जो है मुसन्नफ़ ने दूसरे पोर्शन में फिर उसने समर यानी स्प्रिंग सीज़न जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड में, उस स्प्रिंग सीज़न के ऊपर बात की है कि किस तरह से वो एक अच्छा खुशगवार जो है असरात जो है वो मरतब करता है। इसके बाद मुसन्नफ़ जो है वो यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर और डिस्क्रिप्शन ऑफ जो समर है उसके देने के बाद मुसन्नफ़ के बारे में आमतौर पर यह सवाल भी किया जाता है कि वो एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर है। यानी जिस तरह से D.H. लॉरेंस ने इस ऐसे में मौसम बहार की और मौसम ख़ज़ां की यानी विंटर की और समर की जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दी है और जिस तरह से उसने माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन अपनी दिखाई है, उससे पता चलता है कि वो नेचर का एक बहुत बड़ा लगाव रखने वाला शख्स था। ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूँ स्टूडेंट्स आपके बनते हैं। एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर है और दूसरा सवाल जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ समर है और तीसरा सवाल जो है वो है कि राइटर जो है वो बहुत बड़ा लवर ऑफ नेचर है। ये मेरी इस बुक में क्वेश्चन मौजूद नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको ये क्वेश्चन जो है मटेरियल इसका बना के वहाँ पे इसका लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दिया जाए। बुक में बहरहाल ये क्वेश्चन मौजूद नहीं है, लेकिन इस बार चूँकि ये हाईली एक्सपेक्टेड है और बुक ऑलरेडी छप चुकी हुई है, तो कोशिश की जाएगी कि इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक दे दिया जाए और आप जो क्वेश्चन जो है, ये तीनों क्वेश्चन जो वहाँ से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपके इसके ऊपर ब्रीफिंग जो है थोड़ी सी आपके लिए और पेश कर देता हूँ। स्टूडेंट्स जो है मौसम सरमा की डिस्क्रिप्शन देते हुए D.H. लॉरेंस कहता है कि मौसम सरमा इंग्लैंड के अंदर एक तवील मौसम है, एक लंबा मौसम है, लंबे दौरानिए का मौसम है और शदीद सर्दी पड़ती है, शदीद धुंध होता है, कोहर होती है वहाँ पे और ये मौसम जानलेवा साबित होता है उन परिंदों के लिए जो डेलिकेट बर्ड्स हैं, जो नाजुक बर्ड्स हैं। परिंदों के नाम भी राइटर ने स्काई लार्क है, थ्रश है और इसके अलावा रेड विंग्स है, रॉबन्स हैं, स्पैरोज हैं, पैरट्स हैं। उन तमाम का मुसन्नफ़ जिक्र करता है कि जो कि उस सर्दी की ज़द में यखबख्ता सर्दी में कि उसकी लपेट में जब वो आ जाते हैं तो किस तरह जो है वो हलाक हो जाते हैं और उनकी लाशें जो है जगह जगह पड़ी हुई नज़र आती हैं। और शदीद सर्दी की वजह से और बर्फ़बारी की वजह से सिर्फ एक ही कलर का वहाँ पर राज नज़र आता है और वो है वाइट कलर। इंसानों की सरगर्मियाँ महदूद हो जाती हैं और जानवरों के अंदर रिप्रोडक्शन का अमल जो है रुक जाता है। परिंदे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यानी हिजरत करने वाले परिंदे हैं वो दूर चले जाते हैं उन इलाकों में जहाँ पे गर्मी होती है, माइग्रेशन कर जाते हैं। तो यूँ सर्दी को राइटर ने एक तबाही का मौसम और मौत का मौसम करार दिया है। इसके बाद राइटर कहता है कि अचानक ही उस मौसम से एक नया मौसम फूटता है जो कि 3-4 माह 5 माह का ही मौसम है वहाँ पे इंग्लैंड में, बाहर का मौसम, और वहाँ पे ग्रीनरी उगाती है और सब्ज़ा होता है, धूप निकलती है, चमकती है और मौज मस्ती वाला माहौल होता है। और वो जो परिंदे जो हिजरत करके गए होते हैं वापस लौट आते हैं और नए सिरे से परिंदे जो उनके अंदर एक रिप्रोडक्शन का अमल शुरू होता है। परिंदे चहचहाना शुरू कर देते हैं, सुबह सुबह दरख्तों पे टोलियाँ और ग्रोह बनाकर उड़ते फिरते और गीत गाते जैसे खुशी के नज़र आते हैं, जिसमें बुलबुल है, स्काई लार्क है, थ्रश है, रॉबन है, स्पैरोज है, पैरट्स है, ऑल दैट। तो मुसन्निफ़ तमाम परिंदों का जिक्र करते हुए उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी रोशनी डालता है और साथ ही साथ इंसानों की सरगर्मियाँ भी बहाल हो जाती हैं और इंसान भी बाहर निकलते हैं। सारी बात है, बाहर तो खैर वो हर मौसम में निकलते हैं, लेकिन ज़रा वो एक बेहतर सरगर्मियों के साथ, एक इजी मूड के साथ और एक एंजॉयमेंट वाले मूड के साथ बाहर आते हैं। जानवरों में भी इसके असरात पड़ते हैं जी। राइटर कहता है जी कि वहाँ पे जो भेड़ों के बच्चे हैं, लेले जो छोटे हैं, वो भी जो है वो डांस करते हुए चरागाहों के अंदर वो देखे जा सकते हैं। कछुए शोर मचाते आते हैं, पानी में सुनाई दिए जा सकते हैं। परिंदों का एक कहता है कि खुशी का एक माहौल होता है। राइटर इनफैक्ट बताना चाहता है कि समर का जो मौसम है वहाँ पे एक ज़िंदगी का मौसम है, एक रिवाइवल का मौसम है। तो ये दोनों डिस्क्रिप्शन जो है, इसका मटेरियल जो है आप याद जब कर लेंगे तो जिस तरह से राइटर ने माइन्यूटली इन दोनों में डिस्कशन की है, उससे पता चलता है कि वो लवर ऑफ नेचर है। वाकई वो ग्रेट लवर ऑफ नेचर है।
उसने नेचर की शायरी भी की नेचर के ऊपर, और इस तरह के मजमून भी उसने लिखे हैं राइटर ने, D.H. लॉरेंस ने। तो स्टूडेंट्स इसके ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब हम स्टूडेंट्स इसी वीडियो में ही 3 नॉवल के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैंने जो अपनी बुक लिखी है, इस बुक में तकरीबन मैंने कोई 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो मैंने डाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 12 और 13 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन जो आमतौर पे एग्जाम में पुट कर दिया जाता है, और आपका क्वेश्चन जो है वो सेफ़ है। नॉवल का जो पोर्शन है 20 मार्क्स का आता है, आपको पता ही है। तो इसमें स्टूडेंट जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से मैं एक आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन वहाँ पे मौजूद है वो है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन। याद रहे ये नावल जो है वो इसके अंदर एक ओल्ड मैन दिखाया गया है, क्योंकि नावल का नाम भी द ओल्ड मैन एंड द सी है, उसका नाम सांतियागो है। सांतियागो एक फिशरमैन है, और सांतियागो के बारे में राइटर बताता है कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका जो जिस्मानी हुलिया है वो इस तरह है कि उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और वो बुढ़ापा है उसके ऊपर, और वो एक कोई रोमांटिक हीरो उसे नहीं दिखाया गया, कोई ग्लैमरस किस्म का हीरो नहीं दिखाया गया। उसके चेहरे के ऊपर कोई ग्लैमर नहीं है, बल्कि वो एक कोड हीरो है, और वो कोई रोमांटिक हीरो नहीं है। और राइटर ये भी बताता है कि उसके जो हाथ हैं उसके ऊपर मछलियाँ पकड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कट और स्कार्स और ज़ख्म वगैरह लगे हुए हैं, तो उनका जिक्र भी वो करता है। और फिर कपड़े उसके बताता है कि वो चूँकि गरीब आदमी है, और गुज़श्ता 84 दिन से तो उसको रोज़गार नहीं मिला, और वो मछली पकड़ने में नाकाम हो चुका है 84 दिन से। सो दैट्स वाई उसके पास जो है वो बादवान भी फटा हुआ है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, और उसकी जो झोंपड़ी है वो भी गुर्बत का मंजर पेश करती है। वो पुअर रिसोर्सेज का हामिल एक शख्स यहाँ पे दिखाया गया है। और सिर्फ एक बार ओल्ड मैन कहता है कि उसकी जो आंखें हैं उसका रंग नीला है, और वो दे आर एज ब्लूइश एज द कलर ऑफ द सी। तो उसकी आंखों के अंदर हमेशा चमक उसे नज़र आती है, और अनडिफिटेडनेस का एक तासर जो है वो मिलता है, क्योंकि ये एक हीरो राइटर ने ऐसा दिखाया है जिसका मकसद जो है वो एक हिम्मत और अज़म और बर्दाश्त का एक पैकर उसे चूँकि एक दिखाया गया। सो दैट्स वाई एक चीयरफुल स्माइल जो है इस रोमांटिक हीरो यानी सांतियागो के चेहरे पे हमेशा प्ले करती हुई नज़र आती है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन का क्वेश्चन जो है ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेरे अलावा कोई भी टीचर है मेरा ख्याल है कि अगर उसे किसी से भी आप गेस्ट पेपर लें और उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे तो वो इस सवाल को सबसे पहले जो बताता है वो है जी रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड द ओल्ड मैन, यानी बूढ़े आदमी और इस कहानी का जो लड़का है मैनोलिन, उनके दरमियान रिलेशनशिप बयान कीजिए। ओल्ड मैन जो है उसको ना सिर्फ अपना एक शागिर्द समझता है बल्कि दोस्त भी समझता है, उसका फ्रेंड भी है, और बाप और बेटे का रिलेशन भी है, और वो शागिर्द का रिलेशन भी रखता है। इस बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि साइकोलॉजिकल उसकी क्या एक उसका वो इम्पैक्ट है उस बच्चे का ओल्ड मैन पे। ये सवाल रिलेशनशिप वाला सवाल था। एनुअल में आपने देखा, पेपर उठा के देखें, एनुअल 22 में, एनुअल 2022 में जो इंग्लिश का पेपर आया था ADP पार्ट 2 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है यही वाला कि साइकोलॉजिकल जो है वो ओल्ड मैन की एक नीड भी है बच्चा, और साइकोलॉजिकली ये क्या ज़ाहिर करता है। तो रिलेशनशिप वाला सवाल ही था, लेकिन उसने राइटिंग थोड़ी सी डेप्थ वाली कर दी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि ओल्ड मैन का और बच्चे का आपस में गहरा रिलेशनशिप है। ओल्ड मैन जो है वो अकेला ही है, उसका कोई हेल्पर नहीं है, उसका कोई सपोर्टर नहीं है। दरअसल वो 84 दिन से नाकामी से दो चार है, और लड़का जो है 40 दिन पहले साथ था, और अब 44 दिन से ओल्ड मैन अकेला ही मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन बच्चा इस दौरान भी इवन देन कि उसके पेरेंट्स ने उसे ओल्ड मैन से अलग कर लिया है, छुड़वा लिया है, और एक नए फिशरमैन के पास माहीगिरी के लिए भेजा है, और वहाँ पे वो कामयाब भी हो गया है। लेकिन स्टिल जो है ओल्ड मैन के साथ बच्चा जो है वो काफ़ी गहरा रिलेशन रखता है, और डीप इमोशनल रिलेशनशिप उसका है, क्योंकि वो उसे बेहतरीन माहीगिरी समझता है, और ओल्ड मैन को ही वो अपना दोस्त समझता है, अपने बाप की तरह समझता है, अपने उस्ताद रियल टीचर उसे वही समझता है, और उसे ओल्ड मैन की कैपेबिलिटीज़ पे और ओल्ड मैन की जो एबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर पूरा उसे इत्मीनान है। लेकिन बहरहाल पेरेंट्स ने उसे छुड़वा लिया है। लेकिन इवन देन बच्चा जो है वो ओल्ड मैन के पास रोज़ाना आता है, उसको सार्डीन्स यानी वो जो कच्ची मछली जो कुंडी के ऊपर लगाते हैं वो भी देता है, नाश्ते का इंतज़ाम कोशिश करता है, और उसके लिए उबले हुए चावल और बियर वगैरह और जो दूसरी को ज़रूरियात हैं जिस हद तक मुमकिन है वो बच्चा ओल्ड मैन को पहुँचाता है। और ओल्ड मैन भी बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है जी। बच्चा जो है वो अगरचे एक मौका पे कहता है कि इट वॉज पापा मेड मी लीव, कि ये मेरा बाप था जिसने मुझे छुड़वाया, आई एम ए बॉय एंड आई मस्ट बी हिम, और चूँकि मैं एक लड़का हूँ और मुझे उसकी बात मानना पड़ी। तो ये एक तो ये स्टूडेंट्स आप बात ध्यान में रखें कि ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप कोट कर सकते हैं इसका हवाला नावल में क्वेश्चन में लिखा करें बल्कि मार्कर से।
और दूसरी तरफ ओल्ड मैन भी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है जी। जब वो माहीगिरी करते हुए 50वें दिन एक बड़ी मार्लिन मछली पकड़ लेता है और मछली उसे टफ टाइम देती है और ओल्ड मैन को पता चल जाता है कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ लिया है, तो वो भी बच्चे को बार बार याद करता है। और आप ये लाइन, टेक्सुअल लाइन आप कोट कर सकते हैं, ये क्या, अगर आई विश द बॉय वर हियर, काश लड़का यहाँ होता, टू हेल्प मी एंड टू सी दिस, ये सब कुछ देखने के लिए और मेरी मदद करने के लिए। तो यूँ जो है हम ये देखते हैं कि ओल्ड मैन भी बच्चे के साथ और बच्चा भी ओल्ड मैन के साथ इमोशनली अटैच्ड है। तीसरा जो क्वेश्चन इस का बनता है वो जी ऑप्टिमिज्म ऑफ द ओल्ड मैन, यानी ओल्ड मैन की होपफुलनेस वाला क्वेश्चन है कि ओल्ड मैन एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है जी, ओल्ड मैन एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की डेफिनेशन मैंने बुक के अंदर ये क्वेश्चन डाला हुआ है और मैंने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी है कि एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इज वन हु सीज द ब्राइटर साइड ऑफ ए थिंग, ही इज़ नेवर डिसअपॉइंटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, यानी वो किसी भी हालत में मायूस नहीं होता है, वो हमेशा चीज़ के या किसी भी चीज़ के रोशन पहलू को देखता है। ओल्ड मैन जो है जी, अगरचे 84 दिन में नाकामी का उसे सामना है और वो मछली नहीं पकड़ रहा और दूसरे माहीगीर इलाके के कामयाब हो गए हैं और कामयाब होने की वजह से वो ओल्ड मैन को सुनाइयाँ भी मारते हैं और ओल्ड मैन को सालाओ यानी बदकिस्मत का ताना भी उसे देते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन ओल्ड मैन जब वो डिसपॉइंटेड नहीं होता है, वो मायूस नहीं होता है, क्योंकि ओल्ड मैन को अपनी एबिलिटीज़ पे और अपनी कैपेबिलिटीज़ पे नाज है। वो समझता है कि वो आजकल बैड लक का शिकार है, अदरवाइज़ वो मछली अभी भी पकड़ सकता है। और इसके अलावा बच्चा जब ओल्ड मैन को वालिदैन के प्रेशर में आके दबाव पर छोड़ जाता है तो ओल्ड मैन उस वक्त भी डिसअपॉइंटेड नहीं होता, बल्कि मायूस नहीं होता, बल्कि बच्चा जब आके इस चीज़ की गिरेदारी करता है तो ओल्ड मैन कहता है कि इट्स क्वाइट नेचुरल, ये कुदरती बात है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, यू आर विद लकी बोट, स्टे विद दैम, आप एक खुशकिस्मत माहीगीर के साथ हो, उसके साथ क्या करो, कोई बात नहीं है। तो यूँ ओल्ड मैन जो है वो पॉजिटिव रहता है और ऑप्टिमिस्टिक रहता है। और फिर ओल्ड मैन जब 50वें दिन एक बहुत बड़ी मार्लिन मछली पकड़ लेता है और मार्लिन मछली उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होती है, उसे टफ टाइम देती है। 18 फीट लंबी ये मछली है, 1500 पाउंड इसका वेट है, 48 घंटे ये ओल्ड मैन को टफ टाइम देती है इस बूढ़े आदमी को। लेकिन ओल्ड मैन डिसअपॉइंटेड नहीं है, वो हिम्मत करता है, कोशिश करता है कि मछली वो ज़रूर पकड़ लेगा। और वाकई ही 48 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद, पेन, तकलीफ, भूख, थकावट, प्यास के बावजूद ओल्ड मैन ने उस मछली को पकड़ लिया। और बल्कि उस मछली को पकड़ के वो जब साथ बांध के कश्ती की साइड पे उसको बांध लेता है, वो वापस आ रहा होता है तो उसके ऊपर शार्क मछलियों का अटैक हो जाता है। और याद रहिए स्टूडेंट के, ओल्ड मैन के ऊपर 5 मुख्तलिफ अटैक्स हुए हैं शार्क मछलियों के, जो कि बहुत ही फिरोशियस हैं और बहुत ब्लडी हैं और बहुत खूनखार हैं और ओल्ड मैन की मछली को नोचती रहती हैं। लेकिन ओल्ड मैन इस दौरान भी, कि अगरचे वो टोटली फटीग्ड है और टोटली एग्जॉस्टेड हो चुका है, लेकिन स्टिल जो है ओल्ड मैन जो कोशिश हिम्मत करता हुआ नज़र आता है और मछली को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मछली बचा नहीं पाता। तो यूँ जो है फिर भी इवन देन ओल्ड मैन एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, मायूस नहीं है, बल्कि वो फिर वापस आता है और फिर वो बच्चे के साथ अपना ये सारी डिस्कशन करता है और फिर वो इस चीज़ का इजहार करता है, जिससे ये तासुर मिलता है कि वो मछली पकड़ने दोबारा जाएंगे, क्योंकि वो इंसान और इंसान शिकस्त खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल टिल एंड वी सी वेरी प्रोमिनेंट क्वालिटी इन द कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड मैन एंड दैट इज़ ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन जो हैं मैंने आपके साथ ओल्ड मैन के डिस्कस किए हैं और इससे पहले 3 मॉडर्न एसे डिस्कस किए हैं। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं 3 मॉडर्न एसेज और 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है नॉवल के जो क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस करूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।